हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सएनआई स्टडी। हम अभी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले वर्षों में अब तक के जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत उसका एक सीरीज कर रहे हैं। और उसी सीरीज के तारतम्य में हमने अभी तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जो 2003 और 2005 में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जो सीरीज है वो कंप्लीट कर चुके हैं, उसका चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और हम आगे इस वाले सेगमेंट में हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सन 2008 में जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखेंगे और जानेंगे कि जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा और किस किस डायमेंशन में किस किस तरह के प्रश्न पूछते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे इसी तरह इम्पोर्टेंट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको फ़ायदा होता रहे, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो। और इसी तरह हम अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ और जो महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो कारण क्या है? राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो यहाँ पर जो कथन और कारण का जो प्रश्न होता है इसे क्यों के द्वारा जोड़कर पढ़ा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा वह है सी, यानी कि कथन सही है पर कारण गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान राष्ट्रपति का पद जो संविधान के ऊपर होता है इसलिए उनके जो राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो है कार्यकाल के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ये सही है, लेकिन जो कारण गलत है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है राष्ट्रपति जो उसे जो संविधान के उल्लंघन पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है, ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है, भारतीय संघवाद को संघारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने, केसी वियर ने, डेडी बसु ने, सर आइवर जेनिंग्स ने। तो भारतीय संघवाद को जी ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा था, इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सही सुमेलित है? तो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 और महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो यहाँ पर जो है भारत के जो संस्था है और संविधान के अनुच्छेद में उसमें जो सुमेलित है वह है भारत का निर्वाचन आयोग, जो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित करे जाने का प्रावधान करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सर्वप्रथम सिफारिश किया था? तो कौन किया था? अशोक मेहता समिति, सीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंतैया समिति। तो जो भारत में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की स्थापना की सर्वप्रथम सिफारिश किया था वह था बलवंत राय मेहता समिति। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है, सूची 1 में बांध परियोजना है और सूची 2 में राज्य है, तो यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो है रिहंद के आगे है उड़ीसा, उकई के आगे है महाराष्ट्र, हीराकुंड के आगे उत्तर प्रदेश और कोयना के आगे है गुजरात। तो यहाँ पर देखते हैं जो है रिहंद के आगे है उत्तर प्रदेश, जो मतलब रिहंद का सही जोड़ी है उत्तर प्रदेश यानी किस्सा। उसके बाद फिर उकाई के आगे, उकाई का जो सही से जोड़ी है वह है डी यानी कि गुजरात, दो दा। उसके बाद है हीराकुंड का है उड़ीसा जो महानदी पर है, जो इसका विकल्प होगा आ, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ए, यानी कि जो है यहाँ पर रिहंद उत्तर प्रदेश में है जो कि रिहंद नदी पर है।
और उकाई परियोजना है जो गुजरात में स्थित है वह तापी नदी पर है, और हीराकुंड परियोजना है वह उड़ीसा में है जो महानदी पर है, और कोयना है महाराष्ट्र में है जो कोयना नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर मैंने जो बांध है किस नदी पर वो भी बता दिया, तो इसे भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत में 1991 में उदारीकरण आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। फिर है विदेशी मुद्रा बाजार एवं विदेशी निवेशक क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया, और विदेशी वस्तुओं के आयात को प्रतिबंध से मुक्त किया गया। तो इसका आंसर कौन हो सकता है? 3 कथन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वह आंसर ये होगा, क्योंकि जो 1, 2, 3 तीनों कथन जो है सही है, क्योंकि भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी, और विदेशी मुद्रा विदेशी क्षेत्र निवेशों को प्रोत्साहित किया गया था, और इसके साथ ही जो विदेशी वस्तुओं के आयात को प्रतिबंध से भी मुक्त किया गया था, यानी कि जो लाइसेंसी राज थी उसे समाप्त किया गया था 1991 में आर्थिक उदारीकरण के तहत। इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे क्या? मुरारी जी देसाई थे क्या? सी.डी. देशमुख थे क्या? पी.सी. महालनोबिस थे क्या? तो यहाँ पर जो है भारत के जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित माना जाता है जो वास्तव में, और जो भारतीय योजना के वास्तुकार थे, शिल्पकार थे, वह थे पी.सी. महालनोबिस। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्न में से किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो ऑप्शन में पोलैंड और जर्मनी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और तिब्बत, और उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। तो जो है 38वीं समांतर रेखा जो है वह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। तो इसे याद रखें कि 38वीं समांतर सीमा रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं। फिर 10 अक्टूबर 2008 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए। कारण इस समझौते की घोषणा 2 देशों के नेताओं द्वारा 20 जुलाई 2007 को की गई थी। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि 10 अक्टूबर 2008 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 123 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि इस समझौते की घोषणा दोनों देशों के नेताओं द्वारा 20 जुलाई 2007 को की गई थी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वह है सी, यानी कि जो कथन है वो सही तो है, लेकिन जो कारण है कि कारण क्या है कि जो 2008 में जो समझौता हुआ था, AMU हुआ था, वह 2007 के जो दोनों देशों के जो समझौते के तहत हुए थे, ऐसा नहीं है। इसलिए जो कथन है बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है गलत है। आगे याद रखें। फिर पढ़ते हैं। यहाँ पर जो राष्ट्र और उसकी राजधानी के समक्ष दिया गया कि कौन सा जो राष्ट्र की राजधानी कौन सी है। तो यहाँ पर जो है चिली के आगे सेंटियागो है, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स है, उत्तर कोरिया सियोल है, और इथियोपिया के आगे है अदिस अबाबा। तो यहाँ पर जो है जो सही सुमेलित नहीं है वह है उत्तर कोरिया और सियोल, क्योंकि जो सियोल है वह है साउथ कोरिया की राजधानी है, और बाकी जो है इधर चिली की राजधानी सेंटियागो ये बिल्कुल सही है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स ये भी सही है, और इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा ये भी बिल्कुल सही है। तो जो देशों की राजधानी है इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर है कि सूची 1 में देश के नाम है और सूची 2 में मुद्रा है। तो देखते हैं कि कौन सा जो देश की मुद्रा कौन सी है। मेक्सिको के आगे है येन, ऑस्ट्रेलिया के आगे है पेसो, जापान के आगे है रियाल, और सऊदी अरब के आगे है शिलिंग। तो यहाँ पर जो है मेक्सिको की जो मुद्रा है, करेंसी है, वह है पेसो, यानी कि इसका आंसर होगा मेक्सिको का 1 और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया का है शिलिंग, इसलिए जो 2 का होगा वह द होगा। और उसके बाद जो है जापान, जापान के आगे जापान का जो करेंसी है वो है येन, इसलिए इसका होगा 3A। और जो सऊदी अरब है उसका है रियाल, तो 4 सा, इसलिए इसका आंसर होगा बी 1 बा 2 दा 3 सा 4 सा। याद रखें।
फिर आगे बढ़ते हैं, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह पर किस तिथि को उतरा था? तो यह था 26 मई 2008 को जो फिनिक्स मार्स लैंडर है वह मंगल ग्रह पर उतरा था, तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था, तो कब छोड़ा गया था? 19 जून 1981 को छोड़ा गया था, इसे याद रखें क्योंकि यह जो है प्रथम है, इसलिए अक्सर जो एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पीएससी हो, यूपीएससी हो या और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है वो फर्स्ट लास्ट और बीच का जो होता है, जैसे कि 10 साल 20 साल 30 साल 25 साल, तो इस प्रकार से पूछता है। इसलिए जो प्रथम जो भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल था तो उसे छोड़ा गया था, तो इसे याद रखें कि कब छोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, फिर है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो यहाँ पर जो है कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वहाँ पर जो चंद्रमा का मानव का वजन है, जैसे कि पृथ्वी पर उस व्यक्ति का 60 किलो है, तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का वजन होगा मात्र 10 किलो। तो इस प्रकार से जो है जो कथन है वो सही है, लेकिन जैसे चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण है। आगे बढ़ते हैं, फिर मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का व्यास होता है, तो इसका व्यास क्या होता है? आप ए यानी कि 0.007, इसे याद रखें क्योंकि ऐसे इस तरह के साइंस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। समुद्र में पानी के घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, क्योंकि यहाँ पर जो ध्यानपूर्वक पढ़े हैं यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो फिर इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, जैसे कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो हवा में ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है, इसलिए जो तीसरा कथन है वह गलत है क्योंकि यहाँ पर जो है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है लिखा गया है। तो फिर अब देखते हैं कि जहाँ जहाँ 3 है उसे काट देते हैं, फिर एलिमिनेशन ट्रिक से ये क्वेश्चन का जो आंसर है आ जाएगा। तो देखते हैं 3 कौन कौन से में है, तो इसमें भी 3 है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 3 है, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी 3 है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 और 2 सही है, यानी कि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, सही है। समुद्र में पानी का जो घनत्व है नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर है रेक्टिफायर, जो कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं, फिर है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो यहाँ पर जो है टर्मिनोलॉजी पर बात हो रही है, तो लेक्सिकोग्राफी के आगे है शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, और इंटोमोनोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, और जो है अंकिनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है वह है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। तो ये याद रखें, शब्द और इसका जो है उसके अंदर का जो अध्ययन किया जाता है उसको। आगे बढ़ते हैं, फिर है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए खालिस्तान उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है आंसर इसका है हाइग्रोमीटर, यानी कि हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर अपन देख चुके हैं। इसका आंसर है सी, यानी कथन सही है और कारण गलत है। आगे बढ़ते हैं, फिर है, कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो उसने नियाबत खुदाई के सिद्धांत प्रतिपादन किया क्या? उसने इक्तदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया क्या? तुर्गा ने चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया क्या? उसने बंगाल के विद्रोह का प्रारंभ किया क्या, दमन किया क्या? तो यहाँ पर जो है बलबन के संबंध में कथन सही नहीं है, वह है इसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, क्योंकि
इस प्रथा का जो प्रारंभ था, इस व्यवस्था का प्रारंभ था, वह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और बाकी ए, सी और डी तीनों बिल्कुल सही हैं बलबंद के संबंध में। इसे अच्छे से याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। फिर है आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। तो जो तीनों कथन इसमें से सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, यानी कि 1, 2, 3 सही है। यानी कि जो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया बिल्कुल सही है। और जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी ये भी सही है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है मुगल काल के निम्न युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं जो घाघरा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था और सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर जो है जो इतिहास में जो युद्ध हुआ था इसको देखते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो उसमें सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वह था खानवा का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था घाघरा का युद्ध। और फिर उसके बाद हुआ था चौसा का युद्ध। फिर उसके बाद हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। यानी कि इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। इसे याद रखें क्योंकि इतिहास में ऐसे ही क्रोनोलॉजी का प्रश्न पूछते हैं कि कब जो घटना है कब कब हुआ था। तो बिल्कुल याद रखें कि जो सबसे पहले हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था मुगल काल में। ये प्रमुख युद्ध हैं जो मुगल काल में हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था खानवा युद्ध पहले, उसके बाद फिर घाघरा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी क्योंकि मनसबदार का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा सी, यानी कि जो है कथन सही है जो कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। लेकिन जो कारण है वो गलत है क्योंकि जो मनसबदारों का चयन था योग्यता के आधार पर नहीं होता था। आगे बढ़ते हैं। फिर है मुगल शासक सूची 1 और मुगल जो मकबरे का स्थान सूची 2 है। तो देखते हैं कि किस मुगल शासक का मकबरा कहाँ पर था। तो बाबर के आगे है दिल्ली, हुमायूं के आगे है काबुल और अकबर के आगे है लाहौर और जहांगीर के आगे है सिकंदराबाद है। ये सिकंदराबाद है। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ब, यानी कि जो बाबर का मकबरा था वह काबुल में था और हुमायूं का मकबरा था दिल्ली में था और अकबर का जो मकबरा था वह था सिकंदरा में था और जो जहांगीर का जो मकबरा था वह था लाहौर में था। तो इसे याद रखें कि जो बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा कहाँ कहाँ था। तो इसे मैंने बता दिया है और यहाँ पे जो है आंसर में बता दिया है कि कौन सा मकबरा किसका था। तो इसमें एक बार और बता दूं कि जो बाबर का मकबरा था वो काबुल में था, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में था, अकबर का मकबरा सिकंदरा में था और जो जहांगीर का मकबरा था वो कहाँ था, लाहौर में। इसे याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड एलनबरा सिंध का विलय और लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। तो यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल और घटना के संबंध में अगर देखें तो जो आंसर सी है, विकल्प सी है, वो सही आंसर है क्योंकि जो लॉर्ड एलनबरा है वह सिंध के विलय से संबंधित है। बाकी जो है अब इससे देख ले कि जो है कॉर्नवालिस जो है किससे संबंधित थे, लॉर्ड वेलेस्ली है वो किससे संबंधित थे और जो डलहौजी थे वो किससे संबंधित थे। तो इसमें से जो आंसर इसको याद रखिए, फिर बाकी आप देख ले अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका आंसर अपन देख चुके हैं। इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ब्रह्मवाद से एकेश्वरवाद का समर्थन करता था।
आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। फिर आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो वह था एशेज टेस्ट श्रृंखला। ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला बहुत ही फेमस इम्पोर्टेंट श्रृंखला था। तो इसे याद रखें कि जो कौन कौन सा सीरीज है, कौन कौन से देशों के बीच होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2006 में जर्मनी में प्रायोजित फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मैच में इटली ने किस देश को पराजित किया? जो 2006 में जो जर्मनी में आयोजित फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मैच में इटली ने जो है किसको पराजित किया था? तो वह था फ्रांस को पराजित किया था। तो इसे याद रखें। खैर ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये करेंट का क्वेश्चन है। तो अभी जो वर्तमान में जो फुटबॉल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल बेसबॉल से संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है, जो इम्पोर्टेंट है उसे आप एक बार ज़रूर देख लें। आगे बढ़ते हैं। फिर है सुजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कौन देश करता है? सऊदी अरब, मलेशिया, कुवैत, बहरीन। तो यहाँ पर जो है सुजलान हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला देश है मलेशिया। तो इसे याद रखें कि जो है यह जो सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजित करता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इसमें जो है छत्तीसगढ़ में जलाशय मिनी माता जलाशय है जो सबसे ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कीर्तिमान सचिन तेंदुलकर के साथ संबंधित नहीं है? टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रन, ये बिल्कुल सही है, उससे संबंधित है। एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक रन, वो भी सही है। और एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक शतक, वो भी सही है। लेकिन डी सही नहीं है क्योंकि जो है सचिन तेंदुलकर जो है टेस्ट मैच में मतलब बैट्समैन थे, बॉलर नहीं थे। तो इसलिए जो है डी इसका गलत है, इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। सूची 1 खनिज है और सूची 2 छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं। तो देखते हैं जो है कौन सा खनिज कौन से जिले में पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो टीन जो है इसके आगे है दंतेवाड़ा, कोरंडम किसके आगे है? कोरबा, लौह इसके आगे रायपुर और कोयला के आगे है बस्तर। तो यहाँ पर देखते हैं जो टीन, तो टीन पाया जाता है टीन जो है बस्तर में पाया जाता है। और उसके बाद जो कोरंडम है वह दंतेवाड़ा है। और जो लौह अयस्क है वह यहाँ पर अपन फिर से देखें तो भाई जो है लौह अयस्क जो है वह दंतेवाड़ा में पाया जाता है जो कि बैलाडीला में। और फिर जो है कोयला जो है कोरबा में पाया जाता है। फिर जो है टीन है, टीन जो है बस्तर में पाया जाता है। और जो कोरंडम में वह रायपुर में पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा वन द, इसका आंसर होगा ए। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो वह इसका आंसर होगा कोरबा, से याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 शैलों का समूह विस्तार सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो विस्तार है भारत में वह है छत्तीसगढ़ में भूगर्भीय संरचना में जो शैलों का विस्तार है वह है आर्कियन और कडप्पा। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ को धान कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की उपज भारत के अन्य प्रांतों से अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा वह है सी, यानी कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। क्योंकि जो है छत्तीसगढ़ को धान कटोरा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो है यहाँ धान की जो उपज है भारत के अन्य प्रांतों से अधिक नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा जो
जिस प्रांत में होता है वह है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर धान की सबसे ज़्यादा उपज होती है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी है मैकल श्रेणियों में, वह है बदरगढ़। इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ी जनजाति समूह है, उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह है, कमार, पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो इसमें से देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो फिर है जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह है वह है गोंड। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो जिसमें एक नहीं है वो तो अपन हटा देते हैं, इसको अपन एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। फिर है कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो फिर इसका तीसरा ये सही है, तो इसलिए तीसरा जिसमें है वो आंसर हो जाता है। अब देखें कि उरांव सबसे छोटी जनजाति समूह है। तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे थे कि जो है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, और उसके बाद उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह है, और कमार, पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। तो यहाँ पर जिसका आंसर होगा सी, यानी कि जो है पहला और तीसरा सही है। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है, और जो पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियाँ समूह है। लेकिन जहाँ पर उरांव सबसे छोटी जनजाति समूह है वह गलत है, इसलिए इसका आंसर है 1 और 3 सही है, सी। आगे बढ़ते हैं। फिर है यहाँ पर जो है अभ्यारण्य और जिला दिया गया है और पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पामेड़ के आगे दंतेवाड़ा है, बादलखोर जसपुर है, घुमरदा रायगढ़ है, और उदंती जसपुर है। तो यहाँ पर जो है जो सही सुमेलित नहीं है वह है उदंती सरगुजा। बाकी पामेड़ दंतेवाड़ा में ये सही है, बादलखोर जसपुर ये सही है, और घुमरदा रायगढ़ ये भी सही है। लेकिन जो उदंती है वह कहाँ है, तो उदंती है गरियाबंद में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नागरिक पुरस्कार है जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो है भारत रत्न सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था। तो इसमें विकल्पों में दिया गया है 1948 सीवी रमन, 1952 लता मंगेशकर, 1953 कृष्णमूर्ति, 1954 डॉक्टर राधाकृष्णन। तो जो है इस विकल्पों में दिया गया है कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है, तो वह है राधा कृष्णन, जो कि 1954 में प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। फिर है जुलाई 2006 में जर्मनी में आयोजित फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मैच में इटली ने किस देश को पराजित किया था। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। तो इसे याद रखें। और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है, जितने भी स्पोर्ट्स से इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स से जो संबंधित और घटनाएं हो रही हैं, विजेता उपविजेता आयोजन कहाँ हो रहा है, किस देश में हो रहा है, तो इसे याद देख ले, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर है सुजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कौन देश करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मलेशिया, जो कि सुजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जो कौन सी जोड़ी खेल मैदान दिया है और शहर दिया है सुमेलित नहीं है कह रहा है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फिर देखते हैं कि इसमें से सुमेलित कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो ईडन गार्डन कोलकाता, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, और चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई, और जो ग्रीन पार्क है रायपुर। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो स्टेडियम है वह सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है जो सुमेलित नहीं है वह है चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई, यानी कि बाकी जो तीन ऑप्शन है, ईडन गार्डन कोलकाता में ये बिल्कुल सही है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये सही है, ग्रीन पार्क कानपुर में है ये भी सही है। तो इसे याद रखें कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है कौन सा जो कीर्तिमान सचिन तेंदुलकर के साथ संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रन
एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन, एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक शतक और टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा सा आंसर है, सरल सा आंसर है कि जो आंसर डी है, टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट। तो आपको पता होगा कि सचिन तेंदुलकर को बॉलर है या बैट्समैन, तो सचिन तेंदुलकर जो है बैट्समैन है, इसलिए जो इसका आंसर डी है, टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकल्प, ये गलत है। इसलिए बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये ए और बी और ए और सी तीनों सही हैं, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम में छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी खिलाड़ी सम्मिलित है। तो यहाँ पर बताना है कि जो इनमें से खिलाड़ी दिए गए हैं, सीता डुमरे, सबा अंजुम, सबा खान और जो रोहिणी नायक है, तो इसमें से क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी खिलाड़ी सम्मिलित नहीं है भारतीय महिला हॉकी टीम में। वर्ष 2008 की स्थिति में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है तो जो भारतीय महिला हॉकी टीम में वर्ष 2008 की स्थिति में जो शामिल नहीं थी वह थी सबा अंजुम, तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2008 में पुणे में आयोजित तृतीय राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते थे। तो 2008 में जो पुणे में आयोजित किया गया था, वो जो राष्ट्रमंडल खेल था, युवा खेल था, उसमें सर्वाधिक पदक जीतने वाले भारत थे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है निम्न में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है। लोकटक मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश और डिडवाना हरियाणा, कोलेरू उड़ीसा। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित झील और राज्य है तो वह है लोकटक मणिपुर, जो कि एक तैरता हुआ झील कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका आंसर अपन देख ही चुके हैं, जो इसका आंसर होगा लोकटक झील मणिपुर। आगे बढ़ते हैं। फिर महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। तो जिस यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है कथन सही है और कारण गलत है, इसलिए आंसर इसका सी। इसकी पता हो कि छत्तीसगढ़ में कई नदियाँ हैं, इसलिए जो कारण तो गलत है, इसलिए और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है महानदी को, तो ये सही है बिल्कुल, इसलिए इसका कथन सही है, कारण गलत है, तो इसे याद रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलाशय छत्तीसगढ़ में जो है वह है मिनी माता जलाशय, इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। सूची 1 खनिज और सूची 2 छत्तीसगढ़ के जिले। तो यहाँ पर जो है टीन पूछा है, तो टीन कहाँ पाया जाता है, कोरंडम कहाँ है, कोरबा उसके आगे है, कोयला कोल्हायस्क है रायपुर, और कोयला जो है दस्तर में बताया गया है। तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। तो फिर यहाँ पर वैसे तो पीएससी द्वारा जो क्वेश्चन है इसको विलोपित कर दिया गया था, लेकिन यहाँ हम जिस विकल्प के अनुसार देखेंगे तो फिर जो है अभी वर्तमान स्थिति में देखें तो जो टीन है वह बस्तर में बस्तर नहीं सुकमा आएगा इसका जो टीन, और जो टीन का जो एकमात्र 100% जो उत्पादक है प्रथम है छत्तीसगढ़ है। फिर जो कोरंडम है, और इसे लोहा अयस्क का देखें तो लोहा अयस्क जो है दंतेवाड़ा है, और जो कोयला है इसका कोरबा आएगा, और जो कोरंडम है यह बस्तर आएगा, लेकिन जो टीन है उसके जगह में सुकमा आएगा, इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो आंसर इसका होगा कोरबा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्न में निम्नलिखित में से किन दो शैलों का विस्तार सबसे अधिक है। तो वह है, इसका आंसर है आर्कियन और कड़ेप्पा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की उपज भारत के अन्य प्रांतों से अधिक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, यानी कि कारण सही है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अगर उत्पादन में देखें चावल धान के मामले में तो सबसे आगे है पश्चिम बंगाल, इसलिए कारण गलत है।
तो इसे याद रखिए, इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। फिर छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। तो छत्तीसगढ़ के मैकल श्रेणी में जो पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है वह है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। तो इसे याद रखें, यह छत्तीसगढ़ की पूर्वी जो पश्चिमी भाग का सबसे ऊंचा शिखर है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़े जनजाति समूह है, उराव सबसे छोटा जनजाति समूह है, कमार, पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां समूह है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है, ये सही है। और पहाड़ी कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां है, तो ये भी सही है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य और जिला सुमेलित नहीं है? पामेड़ दंतेवाड़ा, बादलखोर जसपुर, गोमर्दा रायगढ़, उदंती सरगुजा। तो यहाँ पर जो है जो सुमेलित नहीं है वह है डी, यानी कि उदंती सरगुजा गलत है। और यहाँ पर बता दूं कि जो उदंती है वह गरियाबंद जिले में स्थित है, तो इसे याद रखें। और बाकी सभी विकल्प जैसे पामेड़ दंतेवाड़ा ये सही है, बादलखोर जसपुर सही है, गोमर्दा रायगढ़ सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबको पता है, याद रखिए जिसको पता नहीं होगा, जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा सर्वप्रथम जो है 1954 में डॉक्टर राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था। तो इसे याद रखें। और मैं डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में और कुछ जानकारी बता दूं तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो लगातार 2 टर्म तक थे। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति भी रहे भारत के, तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के जो क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर बताना है कि जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो वह थी सरस्वती सम्मान। तो इसे याद रखें कि जो बिरला फाउंडेशन ने किस सम्मान की स्थापना किया है, तो इसे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखें सरस्वती सम्मान। आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? कृष्ण गंधार कला, मुगल अजंता चित्रकारी, मराठा पहाड़ी चित्रकारी और सिंधु घाटी सभ्यता चित्रित धूसर मृदभांड। तो यहाँ पर जो है सही सुमेलित है वह है ऑप्शन ए, यानी कि जो कुषाण है वह गंधार कला शैली से संबंधित है। बाकी जो ऑप्शन जो विकल्प है वो गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालानुक्रम सुव्यवस्थित कीजिए। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। तो यहाँ पर जो है मगध में जो शासन करने वाले जो राजवंश है उसमें से है सबसे पहला जिसने किया था वह था हर्यक वंश। फिर उसके बाद जो है शासन करने वाला था नंद वंश, यानी कि 4A। फिर उसके बाद मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य 41A3। उसके बाद है शुंग वंश, यानी कि मौर्य वंश के बाद शासन किया था। इस प्रकार से इसका आंसर होगा बी 4132। तो याद रखें इसमें जो है मगध में जो शासन करने वाले राजवंश थे हर्यक वंश पहला, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पूछ रहा है कि जो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था और उन्होंने जो है भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा 1 और 3 सही है, यानी कि जो गुप्त सम्राट स्वयं के दैवी अधिकारों को दावा करते थे बिल्कुल सही है। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था, ये भी सही है। और जो उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था ये गलत है। और दोस्तों यहाँ पर जो भूमिदान से संबंधित मैं
एक कथन और बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है भूमिदान की जो परंपरा शुरुआत करने वाला था वह था सातवाहन वंश के शासक, जिन्होंने भूमिदान की परंपरा का शुरुआत किया था। और इसको विस्तारित कौन किया था? विस्तारित किया था गुप्त वंश के शासक। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है सूची 1 राजवंश, सूची 2 राजधानी। प्रतिहार, तंजौर, चोल, अन्निलवाड़, परमार, धार, सोलंकी, कन्नौज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो है कौन सी राजवंश की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पर जो है प्रतिहार की राजधानी थी वह थी कन्नौज, इसलिए इसका विकल्प मतलब सही जोड़ी होगा 1 द। फिर उसके बाद है चोल, चोल की जो राजधानी थी वह थी तंजौर, इसलिए 2 आ। फिर उसके बाद देखते हैं परमार, तो परमार की राजधानी थी धार, 3 सा। और उसके बाद जो है सोलंकी, तो सोलंकी की जो राजधानी थी वह थी अन्निलवाड़, गुजरात में, गुजरात से संबंधित था, इसलिए इसका आंसर होगा डी, यानी कि 1 द, 2 आ, 3 सा और 4 बा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो बार है पारिस्थितिक दबाव की इकाई। फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो जो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, लोहा और कार्बन धातु सम्मिलित है, तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जॉन हॉपकिंस होम्योपैथी के संस्थापक थे। विकास का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है। वास्को द डिगामा ने अमेरिका की खोज की थी। तो यहाँ पर जो है कथन सही कथन सत्य है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो यहाँ पर जो है जो जॉन हॉपकिंस होम्योपैथी के संस्थापक नहीं थे, और जो विकास का सिद्धांत न्यूटन ने नहीं दिया था, ये गलत है। जिसका जो सिद्धांत दिया था वह था चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और फिर जो वास्को द डिगामा, इन्होंने भारत की खोज थी, अमेरिका की नहीं खोज की थी। अमेरिका की खोज करने वाले कोलंबस थे, तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। 100 डिग्री से डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर भारत का जो प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो प्रथम तितली उद्यान था वो है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, और जो वर्तमान में एक नेशनल पार्क भी है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ें। वर्ष 2008 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो जो वर्ष 2008 के लिए जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था वो था जॉन मारी गुस्ताव ली क्लेज़ेउ। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो 2020 में किन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसे आप एक बार देख लें कि 2020 में किन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत पर से परमाणु प्रतिबंध हटाए जाने के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सबसे सही कथन है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इस संबंध में निर्णय लिया गया कि भारत में जो है परमाणु प्रतिबंध हटा लिया जाए। और आपको याद दिला दूं कि जो भारत में परमाणु प्रतिबंध 1974 में लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। फिर है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो इसमें क्रोमियम, लोहा और कार्बन तत्व सम्मिलित है, इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। रिपीट क्वेश्चन। फिर यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा नृत्य केवल
पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पूछ रहा है कि जो कौन सा नृत्य है वह केवल पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है, तो वह था कथकली, जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़े। भारतीय रिजर्व के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन डी, नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो इसे याद रखें, जो व्यावसायिक बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, उन्हें भारत RBI के पास, भारतीय रिजर्व के पास अपने कुल बचतों का एक निश्चित सीमा रखना पड़ता है, और इस पर RBI जो है किसी प्रकार की ब्याज इसमें भुगतान नहीं करती है, तो इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी उद्योग और उद्योगपति सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो है विप्रो R कृष्णमूर्ति सुमेलित नहीं है। तो इसमें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो वर्तमान में अभी जितने भी इम्पोर्टेंट उद्योग है, जैसे रिलायंस है, विप्रो है, एयरटेल है, नैनोकार है, तो वर्तमान में कौन जो है प्रमुख है, तो इसे आप देख लें। खैर यहाँ पर जो उद्योगपति पूछा है, तो जो है रिलायंस है ना, मुकेश अंबानी है, एयरटेल का है भारती मित्तल है, और नैनोकार का है रतन टाटा है, और विप्रो जो है R कृष्णमूर्ति नहीं है। इसका जो है विप्रो का है अजीज प्रेम जी, तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं? अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम, तो वो है 15 सूत्री कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं। फिर है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ में किसे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो 2008 में जो ओलंपिक में जिस स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था वो था उसेन बोल्ट, जिन्हें 2008 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो अभी ओलंपिक है, या जो प्रमुख क्या बोलते हैं, जो वार्षिक खेल होता है, जो वर्ल्ड कप होता है, तो उसमें जो प्रमुख जो जैसे कि IPL है, IPL में किसने जीता है, उसमें कौन पर्पल कैप लाया, कौन जो ऑरेंज कैप लाया, उसे आप देख ले। क्योंकि इस तरह के जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हो कि PSC किस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं, तो हो सकता है उसे पूछ लें, तो इसे आप एक बार आप देख लें, जो इम्पोर्टेंट खेल है और जो खेल व्यक्तित्व है उसे। आगे बढ़ते हैं। फिर है, सूची 1 जो कप से संबंधित है, सूची 2 खेल है, तो कुट के आधार पर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। आगा खान गोल्फ है, उसके आगे उबेर कप के आगे फुटबॉल है, डूरन कप के आगे हॉकी है, और राइडर कप के आगे द बैडमिंटन। तो यहाँ पर जो है, जो आगा खान कप है, तो उसका संबंध है हॉकी से है, और जो उबेर कप है उसका संबंध है बैडमिंटन से है, और जो डूरन कप है इसका संबंध है फुटबॉल से, और जो राइडर कप है उसका संबंध है गोल्फ से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि 1 सा 2 दा 3 बा 4 आ। याद रखें इसे। आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देना है इसमें। बीजिंग ओलंपिक में अमेरिका के माइकल फेल्प्स ने तैराकी में रिकॉर्ड 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। माइकल फेल्प्स ने एथेंस ओलंपिक में तैराकी में 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। बीजिंग ओलंपिक में अमेरिका ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किए। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा सही है। तो इसमें से जो सही है वह है B। आपको पता होगा कि जो माइकल फेल्प्स है कि फेमस तैराकी थे, जो अमेरिका से संबंधित थे, तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर सांख्यिकी में माध्य मूल्यों को क्या कहते हैं? तो सांख्यिकी में जो माध्य मूल होते हैं उसे ग्रेड बिंदु औसत कहते हैं, इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
ध्रुव तारा, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी, ध्वनि, ग्रीनलैंड, आर्कटिक महासागर और विस्फोट उत्तर। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही सुमेलित होगा, ध्रुव तारा का उत्तर होगा और पृथ्वी का होगा गुरुत्वाकर्षण और ग्रीनलैंड का होगा आर्कटिक महासागर और विस्फोट होगा ध्वनि। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा द 1 द 2 आ 3 सा और 4 बा। आगे बढ़ते हैं। फिर जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध होता है समाचारों से, उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध होता है किससे होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो है जर्नलिस्ट का संबंध होता है समाचार पत्रों से होता है, और जो फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे होता है। तो जो फिलाटेलिस्ट का संबंध होता है वह है डाक टिकटों से, यानी कि जो फिलाटेलिस्ट का संबंध होता है डाक टिकटों से। तो इसे याद रखें, ऐसे टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं सी सेट में। आगे बढ़ते हैं। फिर निम्न में कौन सी जोड़ी देश और राजधानी सुमेलित नहीं है। बीजिंग चीन, जापान क्योटो, ऑस्ट्रिया वियना और स्पेन मैड्रिड। तो यहाँ पर जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है जापान, यानी कि जो है बाकी जो 3 है, चीन की राजधानी बीजिंग है बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत और भारी उद्योग है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर जैसे देखें कि जो तीसरा नंबर का है जी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, ये बिल्कुल सही है। और फिर जो है जो सही नहीं है देखते हैं कि जो क्या है। तो इसमें विकल्प आंसर होगा 1 और 3, यानी कि जो है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है। लेकिन जो है दूसरा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक नहीं हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे और आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको फ़ायदा होते रहे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो। थैंक यू, मिलते हैं।